तो आज का हमारा जो विषय है वो एक तरह से जासूसी करने जैसा है। जासूसी दिलचस्प है। हाँ, मतलब इंसानी व्यवहार के पीछे छिपे सुरागों को ढूंढना। हमारे पास द साइंस ऑफ रीडिंग पीपल नाम की एक ऑडियो बुक स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं। अच्छा। और ये दावा करती है कि वो हमें लोगों को समझने की एक सुपर पावर दे सकती है। सुपर पावर, ये तो बड़ा दावा है ना? हम रोज लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, पर क्या हम सच में उन्हें सुन पाते हैं या सिर्फ अपनी ही धारणाओं का शोर सुनते रहते हैं? बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से शुरू होती है। कौन सा? कि हमारी बातचीत में शब्दों का वजन सिर्फ 7% है। सिर्फ 7%? हाँ, सिर्फ 7। बाकी का 93% हमारी आवाज का लहजा, हमारे चेहरे के हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज। अरे वाह! और स्क्रिप्ट का मूल तर्क यह है कि हम लोगों को समझने में इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि हम देखते बाद में हैं, जज पहले कर लेते हैं। ये तो होता है। हम बस प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इसलिए इसका पहला और सबसे बड़ा नियम है, रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो इस जासूसी के खेल का पहला सुराग है पर्सनालिटी पैटर्न। स्क्रिप्ट कहती है कि दुनिया के लगभग हर इंसान को चार बुनियादी खांचों में बांटा जा सकता है। 4 प्रकार। हाँ, एनालाइजर, सोशलाइजर, डायरेक्टर और हार्मोनाइजर। सुनने में तो ये किसी साइकोलॉजी क्लास जैसा लगता है। बिल्कुल। और सवाल उठता है कि क्या असल जिंदगी में लोगों को ऐसे बांटा जा सकता है? लोग तो इससे कहीं ज्यादा जटिल होते हैं। वही तो मैं सोच रही थी। हाँ, और स्क्रिप्ट भी ये मानती है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये 4 प्रकार असल में आर्केटाइप्स या कह लीजिए मूल रूप हैं। अच्छा। ज्यादातर लोग इन सब का मिश्रण होते हैं, पर उनमें से कोई एक प्रकार हमेशा हावी रहता है। तो इन्हें समझने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपको एक शुरुआती बिंदु मिल जाता है। जैसे पहला प्रकार है एनालाइजर, यानी द थिंकर। द थिंकर। ये लोग हर चीज के क्यों और कैसे में जाते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, हर फैसले से पहले पूरा डेटा और सारे तथ्य देखते हैं। अच्छा, मतलब ये धीमे होते हैं फैसले लेने में। हाँ, इसलिए धीमे लग सकते हैं और कभी-कभी थोड़े ठंडे या रूखे भी, पर असल में वो सिर्फ सावधानी बरत रहे होते हैं। समझिए, मतलब अगर कोई मीटिंग में बहुत सवाल पूछ रहा है तो हो सकता है वो नकचढ़ा नहीं बल्कि एक एनालाइजर हो। बिल्कुल। और दूसरे वाले सोशलाइजर, ये तो नाम से ही समझ आ रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल उल्टे होते हैं। सोशलाइजर यानी द एक्सप्रेसिव, ये पार्टियों की जान होते हैं। ऊर्जा से भरे हुए। हाँ, बहुत ऊर्जा से भरे हुए, मिलनसार। इनके पास हमेशा कोई ना कोई कहानी होती है और ये बहुत जल्दी खुल जाते हैं। लेकिन इनकी कोई कमजोरी भी होगी। हाँ, स्क्रिप्ट के मुताबिक इनमें अक्सर सेल्फ कंट्रोल की कमी होती है और ये बातों बातों में फोकस खो देते हैं। फिर आते हैं डायरेक्टर। मुझे लगता है मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ। अच्छा। हाँ, ये वो लोग हैं जिन्हें बस काम खत्म करने से मतलब होता है। एकदम सही। डायरेक्ट, सीधी बात, नो बकवास। हाँ, डायरेक्टर यानी द लीडर, ये सीधे पॉइंट पर आते हैं। इनके लिए समय ही सब कुछ है। साहसी होते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते। बिल्कुल। और उनका पूरा ध्यान लक्ष्य पर होता है। कई बार ये असभ्य लग सकते हैं क्योंकि वो प्लीज या थैंक यू पर ध्यान नहीं देते, पर उनके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है, नतीजे। और आखिरी है हार्मोनाइजर, द पीस कीपर। हाँ, ये वो लोग हैं जो ऑफिस में या परिवार में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। नर्म आवाज में बात करने वाले। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे श्रोता होते हैं और दूसरों की भावनाओं का बहुत ख्याल रखते हैं। इनकी सबसे बड़ी जरूरत होती है शांति। मतलब ये टकराव से बचते हैं। किसी भी तरह के टकराव या लड़ाई झगड़े से बचते हैं। ये बहुत वफादार होते हैं, लेकिन इनकी यही आदत कि ये टकराव से बचते हैं कई बार इन्हें ना कहने से रोकती है, भले ही वो इनके खुद के लिए जरूरी हो। सही कहा। तो ये 4 प्रकार एक फ्रेमवर्क की तरह हैं, लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। पूछिए। क्या एक डायरेक्टर का बर्ताव हमेशा एक जैसा रहेगा? मेरा मतलब है, किसी के व्यक्तित्व का प्रकार जानने के बाद अगला कदम क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। उनके व्यवहार के पीछे की वजह क्या है? यहीं से ये विश्लेषण और गहरा होता है। पर्सनालिटी तो सिर्फ क्या है ये बताती है, लेकिन असली खेल तो क्यों में छिपा है। अच्छा। स्क्रिप्ट के अनुसार हमारे लगभग सभी कामों के पीछे 4 में से कोई एक मूल मकसद होता है, और ये पर्सनालिटी टाइप से भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। 4 मकसद? हाँ, पहला मकसद है अटेंशन, यानी ध्यान खींचना। अच्छा, वो लोग जो हर छोटी बात का बड़ा ड्रामा बना देते हैं या सोशल मीडिया पर हर पल की अपडेट देते रहते हैं। हाँ, कुछ वैसा है। स्क्रिप्ट कहती है कि उनके अंदर एक बच्चे जैसी आवाज होती है जो कह रही होती है, मुझे देखो, मुझ पे ध्यान दो। ये अच्छा या बुरा नहीं है। नहीं, ये बस एक गहरी मानवीय जरूरत है। और दूसरा मकसद? दूसरा है पलायन या एस्केप।
ये उन लोगों में दिखता है जो मुश्किल बातचीत से बचते हैं या जैसे ही कोई समस्या आती है वो गायब हो जाते हैं। पर स्क्रिप्ट इसे कमजोरी तो नहीं मानती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट कहती है कि इसे कमजोरी समझने की गलती ना करें। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो इंसान किसी दर्दनाक स्थिति से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। मतलब जो इंसान बहस से बच रहा है वो शायद डरपोक नहीं बल्कि खुद को भावनात्मक चोट से बचा रहा है। एकदम। तीसरा मकसद है लाभ, यानी गेन। फायदा? हाँ, हर काम के पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ फायदा होता है, और ये फायदा हमेशा पैसा नहीं होता। ये इज्जत, सुरक्षा, प्यार, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हाँ, ताकत भी। जब भी आप किसी के व्यवहार को समझ ना पाएं तो खुद से ये सवाल पूछें, इस काम को करने से उसे क्या मिल रहा है? आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ। और चौथा, जो स्क्रिप्ट के मुताबिक सबसे शक्तिशाली है, दर्द से बचना। अवॉइड पेन। हाँ, ये हमारी सबसे बुनियादी प्रवृत्ति है। लोग भावनात्मक दर्द से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। स्क्रिप्ट तो यहाँ तक कहती है कि ज्यादातर झूठ इसीलिए बोले जाते हैं ताकि सच बोलने से होने वाले दर्द से बचा जा सके। बिल्कुल। कोई नौकरी खोने के डर से झूठ बोलता है, कोई रिश्ता टूटने के डर से। तो अगर हम किसी के टाइप और उसके संभावित मकसद को जोड़कर देखें तो तस्वीर ज्यादा साफ हो जाती है। हाँ, कनेक्शन बनता है। जैसे एक हार्मोनाइजर शायद दर्द से बचने के लिए टकराव से दूर भागता है, सही। और एक डायरेक्टर लाभ यानी नतीजे पाने के लिए सीधा और स्पष्ट होता है। ये तो कमाल का कनेक्शन है। बिल्कुल। और अब आता है वो हिस्सा जिसे आपने सुपर पावर कहा था। हाँ। अगर हमें टाइप पता है, मकसद का अंदाजा है, तो अब हमें असली समय में सुराग कैसे मिलेंगे? और ये सुराग छिपे होते हैं हमारी आवाज, आंखों और सांसों में। हाँ। पर यहाँ मुझे थोड़ा शक होता है, खासकर वो आंखों वाली बात। कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखें एक खास दिशा में जाती हैं। मैंने सुना है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, कोई पक्का विज्ञान नहीं। आपका शक बिल्कुल जायज है। स्क्रिप्ट ये दावा करती है कि जब कुछ कोई याद करता है तो आंखें दाईं ओर जाती हैं, और जब कुछ कल्पना करता है तो बाईं ओर। ये NLP वाला कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से। और ये सच है कि इस पर वैज्ञानिक बहस भी खूब हुई है। तो इस पर भरोसा करें या नहीं? इसे एक पक्के नियम की तरह नहीं, बल्कि एक संभावित संकेत की तरह देखना चाहिए। अकेले इस पर भरोसा करना गलत होगा। ये जानना जरूरी था। तो और कौन से संकेत हैं जिन पर हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं? आवाज भावनाओं का सबसे सच्चा आईना होती है। कैसे? अगर बात करते करते किसी की आवाज की पिच अचानक गिर जाए तो ये उदासी का संकेत है। अगर पिच ऊपर जाए तो उत्साह का। और अगर आवाज एकदम सपाट हो जाए, मोनोटोन, वो सबसे बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि वो इंसान अपनी भावनाओं को बहुत ताकत से दबा रहा है। वो कुछ महसूस तो कर रहा है पर दिखाना नहीं चाहता। और सांस लेने का तरीका, ये तो मैंने भी महसूस किया है कि जब मैं नर्वस होती हूँ तो मेरी सांसें तेज हो जाती हैं। हाँ, तेज और छोटी सांसें चिंता और घबराहट दिखाती हैं। धीमी और गहरी सांसें बताती हैं कि इंसान शांत है। स्क्रिप्ट में कुछ और भी था इसके बारे में? हाँ, एक और दिलचस्प बात है, बहुत हल्की या उथली सांसें। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि कोई अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा है। और फिर आते हैं वो माइक्रो एक्सप्रेशंस, चेहरे पर एक पल के लिए आने वाले भाव। लेकिन क्या कोई आम इंसान इन्हें सच में नोटिस कर सकता है? ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। ये चेहरे पर सिर्फ आधे सेकंड के लिए आते हैं। आधे सेकंड? हाँ, आप इन्हें रोज नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जब आप किसी से बहुत ध्यान से बात कर रहे हो तब ये दिख जाते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे कोई मुस्कुरा कर कह रहा हो कि सब ठीक है, पर एक पल के लिए उसके होंठ नीचे की तरफ मुड़ें या माथे पर शिकन आए, वही एक पल सच होता है। अच्छा, और भाषा के बारे में भी स्क्रिप्ट में कुछ था? हाँ, जैसे मुझे लगता है और मुझे महसूस होता है, इन दोनों में फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। मुझे लगता है तार्किक सोच को दिखाता है। ये एनालाइजर और डायरेक्टर ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे। बिल्कुल। और मुझे महसूस होता है भावनात्मक सोच का प्रतीक है। ये हार्मोनाइजर और सोशलाइजर की भाषा है। तो ये सारे सिद्धांत सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगते हैं, पर सवाल ये है कि इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? क्या स्क्रिप्ट सिर्फ थ्योरी बताती है या कोई प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाती है? नहीं, रास्ता भी दिखाती है। इसके लिए 5 बहुत ही प्रैक्टिकल अभ्यास दिए गए हैं। पहला है 10 सेकंड का निरीक्षण। 1 मिनट, इसका मतलब क्या मैं किसी से मिलते ही 10 सेकंड तक उसे घूरती रहूं? हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत अजीब लगेगा। हाँ, नहीं, घूरना नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है कि बातचीत शुरू करने से पहले बस 10 सेकंड के लिए खामोशी से सामने वाले को ऑब्जर्व करें। वो कैसे खड़े हैं, उनके कंधे झुके हैं या सीधे, उनकी सांसें कैसी हैं।
अच्छा, इससे उनकी एक बेसलाइन मिल जाती है। बिल्कुल। फिर जब बातचीत के दौरान कोई बदलाव आएगा तो आप उसे आसानी से पकड़ लेंगे। ठीक है, ये समझ आया। दूसरा अभ्यास है बिना टोके सुनना। ये हम सबको लगता है कि हम करते हैं, पर शायद नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। हम में से ज्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। सही कहा। स्क्रिप्ट कहती है कि अगली बार जब आप किसी से बात करें तो खुद को चुनौती दें कि आप उन्हें बीच में नहीं टोकेंगे, सिर्फ सुने। तीसरा और शायद सबसे जरूरी अभ्यास है विरोधाभास पहचानना। हाँ, ये सबसे अहम है। जब किसी के शब्दों और उसकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क दिखे तो हमेशा बॉडी लैंग्वेज पर भरोसा करें। मतलब अगर कोई कहे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज कांप रही हो, आंखें झुकी हों और कंधे गिरे हुए हों, तो सच क्या है? सच वो है जो उसका शरीर कह रहा है, उसके शब्द नहीं। विरोधाभास ही वो जगह है जहां सच छिपा होता है। चौथा है पैटर्न पहचानना। ये मुझे बहुत मंतकी लगा। हाँ, किसी एक घटना से किसी को जज ना करें। मतलब अगर कोई सहकर्मी एक दिन गुस्से में है, तो ये सिर्फ एक घटना है। हो सकता है उसका दिन खराब हो, लेकिन अगर वो हफ्ते में 3 बार गुस्से में रहता है तो ये एक पैटर्न है। किसी भी व्यवहार को पैटर्न मानने से पहले उसे कम से कम 3 बार देखें। बिल्कुल। एक घटना इंसान के बारे में कुछ नहीं बताती, पैटर्न सब कुछ बता देता है। और आखिरी अभ्यास है गहरे सवाल पूछना। हाँ। मतलब और बताओ जैसे सवाल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सतही सवालों से सतही जवाब मिलते हैं। अगर आप सच में किसी को समझना चाहते हैं तो क्यों, कैसे और सबसे ताकतवर, उससे तुम्हें कैसा महसूस हुआ, जैसे सवाल पूछें। ये सवाल भावनाओं के ताले की चाबी हैं। हाँ, स्क्रिप्ट यही कहती है। तो कुल मिलाकर ये स्क्रिप्ट हमें ये बता रही है कि लोगों को समझना कोई जादुई कला नहीं है। नहीं, ये असल में ध्यान देने, सहानुभूति रखने और निरीक्षण करने का एक हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। बिल्कुल। और इसका अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है। जब हम दूसरों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन्हें ये भी बता रहे होते हैं कि हम उनकी परवाह करते हैं। इससे रिश्ते गहरे होते हैं। हाँ, और यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। बताइए। ये पूरी चर्चा दूसरों को पढ़ने पर केंद्रित थी, लेकिन क्या होगा अगर हम निरीक्षण की यही तकनीक खुद पर लागू करें? अच्छा, खुद पर? हाँ, अगर हम खुद की आवाज के उतार चढ़ाव, अपने शब्दों की चुनाव और अपने व्यवहार के पैटर्न पर ध्यान देना शुरू करें तो हमें